स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। युवाओं के समर्थन और सकारात्मक सुझावों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात जारी अपने नए वीडियो में जताया आभार। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री के गुरुवार वाले वीडियो के वायरल होते ही इंस्टाग्राम पर रातों रात जुड़े 10 लाख से अधिक नए फॉलोअर्स। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आज नई दिल्ली में होगी तीसरे दौर की वार्ता। पेपर लीक रोकथाम से जुड़े विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में पेश होगा बिल। एनटीए में सुधार प्रक्रिया की शुरुआत। 47 अधिकारियों की बर्खास्तगी करने के बाद एजेंसी ने निकाली वैकेंसी। यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए होगी युवा प्रोफेशनल्स की भर्ती। गुजरात, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अलर्ट। असम और गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। और भारत का राष्ट्रमंडल खेलो 2026 में खुला खाता। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने जीता कांस्य पदक। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पेपर लीक पर पीएम के गुरुवार वाले वीडियो पर देश भर से मिले व्यापक जन समर्थन और सकारात्मक सुझावों के बाद प्रधानमंत्री ने कल देर रात जारी अपने एक नए वीडियो संदेश में देश के युवाओं का आभार जताया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पीएम के नए वीडियो को देश और दुनिया भर से जबरदस्त समर्थन और प्रतिक्रिया मिली है। वीडियो वायरल होते ही केवल 24 घंटे में ही पीएम मोदी के इंस्टाग्राम हैंडल पर 10 लाख से अधिक नए फॉलोअर्स जुड़ गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने गुरुवार की देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं और आम लोगों को भरोसा दिलाया था कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में है। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की अहम वार्ता होगी। दोनों पक्षों के बीच ये बातचीत छात्रों की मांगों को लेकर जारी गतिरोध के बीच हो रही है। कल करीब 2 घंटे तक चली बातचीत के बाद सीजेपी ने दावा किया था कि सरकार उनकी 2 प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख दिखा रही है। वीपी हाउस में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जिससे छात्रों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान सीजेपी ने अपनी 3 प्रमुख मांगों के साथ परीक्षा सुधार से जुड़े 5 लिखित सुझाव भी सरकार को सौंपे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया था। वहीं सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने उम्मीद जताई है कि आज तीसरे दौर की बैठक में सरकार उनकी मांगों पर स्पष्ट रुख सामने रखेगी। इस बीच नीट पेपर लीक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में इस विधेयक के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस नए विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। संसद में अगले हफ्ते ये बिल पेश होगा और सरकार की पूरी कोशिश होगी कि ये बिल इस सत्र में पारित हो जाए। नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बर्खास्त अधिकारियों में से कुछ के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। ये कार्रवाई एनटीए में व्यापक सुधार अभियान का हिस्सा है। एक दिन पहले ही शिक्षा विभाग के सचिव को भी बदला गया है। अब सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही तकनीकी सुधार और नई टेस्टिंग व्यवस्था लागू करने की भी तैयारी है, जिससे भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जवाबदेही भी तय की जाएगी।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपने संगठनात्मक ढांचे को अधिक पेशेवर और सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अनुरूप एजेंसी ने वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही पहली बार संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से युवा पेशेवरों की भर्ती की जाएगी। एनटीए ने इस सप्ताह अनुबंध के आधार पर 4 महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर स्तर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रत्येक पद के लिए शुरुआती अनुबंध अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य परीक्षा संचालन, प्रशासन और संस्थागत क्षमता को और मजबूत बनाना है। इसके अलावा एजेंसी ने यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की है। ये पहली बार है जब एनटीए इस पोर्टल के जरिए भर्ती कर रही है। सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हो चुके और प्रतिभा सेतु पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इन कदमों से एनटीए की कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और संस्थागत क्षमता को और मजबूती मिलेगी। पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में जारी प्रदर्शन के कारण मेट्रो परिचालन पर भी असर पड़ा है। सुरक्षा कारणों से लगातार कई स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है, आज सुबह 7:30 बजे से 18 मेट्रो स्टेशन यात्री सेवाओं के लिए बंद रहेंगे। ये स्टेशन तब तक बंद रहेंगे जब तक आगे कोई नई सूचना जारी नहीं की जाती। जिन मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रहेंगे उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से लद्दाख के करगिल क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे लद्दाख के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री 26 जुलाई को द्रास में आयोजित होने वाले करगिल विजय दिवस समारोह में शामिल होकर 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री 26 जुलाई को द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ वे शहीद सैनिकों को नमन करेंगे और उनके अदम्य साहस, वीरता और बलिदान को याद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बेल्लारी गोंदकल खंड की 3री और 4थी लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। करीब 1264 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को वर्ष 2028-29 तक पूरा किया जाएगा। इससे भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। पहला प्रोजेक्ट है जो अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बेल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ अगर इस रूट को देखें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। करीब 80% ऑफ द लैंड इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट। बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक
आर्थिक विकास योजना रसायन भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे। इस योजना के लिए कुल 3030 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल चलेगी। योजना के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक केमिकल पार्क के लिए अधिकतम 1000 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी। इसके लिए संबंधित राज्य सरकार को कम से कम 500 करोड़ रुपए का योगदान देना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है। भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये। और इस स्ट्रैटेजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण। एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में। देन सेफ्टी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्कर्स की सेफ्टी और इसके अलावा जो भी आसपास लोग रहते हैं, जो भी काम उस एरिया से जुड़े हैं, उन सब की सेफ्टी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। These 3 dedicated chemical parks will basically be selected through a challenge mode। जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से अपना इनिशिएटिव लेगी, उसके बेसिस पे ये केमिकल पार्क्स डिसाइड होंगे। और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि दुनिया में वर्तमान अभूतपूर्व भू राजनीतिक अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान ने सभी देशों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर दी है। ऐसे में एक वैश्विक ढांचे की जरूरत है जो विभिन्न देशों और महाद्वीपों के बीच निर्बाध रूप से व्यापार के प्रवाह को सुनिश्चित करे। Today's world is witnessing unprecedented geopolitical volatility, supply chain disruptions, rapid technological shifts. And these developments are affecting how goods, services, capital, and data move across borders, exposing businesses and governments to risks for which no country can be resilient in isolation. Amidst the fast-changing global landscape, development of international law, therefore, cannot remain insulated. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर एक बार तीखा हमला बोला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान एक धार्मिक ढांचा रखकर अपना प्रोपेगेंडा को आगे ले जाना चाहता है। रणधीर जायसवाल ने साफ कर दिया कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख साफ है। सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करेगा। जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, सिंधु जल संधि की समझौते की बात है, इस पर हमारा पक्ष साफ है और हम लोगों ने समय समय पर आपको याद भी दिलाया है कि भारत का ये कहना है, ये मानना है कि ये सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगा, अबेंस में रहेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत किसी भी तरह से चीन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि चीन 1963 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत के क्षेत्रों पर अवैध कब्जा किए हुए है। उन्होंने भारत के अधिकार को चीन ने भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चीन की परियोजनाएं चल रही हैं और हम इसका विरोध करते हैं। External Affairs Minister said that when it comes to sovereignty issues, it is actually India that should be and is raising them. India does not violate China's sovereignty in any manner and has been consistent, but China is in illegal occupation of Indian territories in Jammu and Kashmir and Ladakh since 1963, where India's right is officially acknowledged even by China. Also, there are Chinese projects on territories in Jammu and Kashmir that belong to India, and we object to that. और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।
रवनीर सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल इसी साल 21 जून को पूरा हो गया था और पार्टी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा है। वे 11 जून 2024 से रेल राज्य मंत्री का पद संभाल रहे थे। इसके साथ ही उनके पास खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री का पद भी था। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में विश्व मांगल्य सभा द्वारा वार्षिक प्रबोधन बैठक का आयोजित किया गया। समापन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने युगानुकूल मातृत्व विषय पर एक पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सृष्टि का सृजन और संवर्धन मातृशक्ति के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर पालन पोषण, संस्कार और व्यक्तित्व के समग्र विकास तक जीवन के हर चरण में मां की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए मातृ निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। सृष्टि जो आदिकाल से, उसके प्रारंभ से जो चलती आई है, वो तो मातृत्व के आधार पर ही तो चलती है। हर जीव की नई उत्पत्ति होती है तो उसमें मातृत्व आता ही है, माता रहती ही है। सृष्टि का सृजन, संवर्धन, पोषण ये बिना मातृत्व के संभव नहीं है। उन्होंने सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं को संपूर्ण रूप से सशक्त बनाने पर भी जोर दिया। महिलाओं में शक्ति है, वो स्वयं शक्ति स्वरूप है। तो पहली बात उनका प्रबोधन करना, उनकी क्या शक्ति है, आज का विश्व कैसा है, उनके पास क्या साधन है, कैसे, और उनको अवसर देना और उनका सशक्तिकरण करना। कर्तव्य बोध भी बताना पड़ेगा। और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 15 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है, जबकि राज्य के 9 जिलों में 7.05 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार नए मामलों में चराईदेव जिले में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की डूबने से मौत हुई है। ताजा मौतों के साथ ही इस वर्ष बाढ़ से जान गंवाने वालों की कुल संख्या
संख्या बढ़कर 62 हो गई है। राज्य के चराईदेव, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, होजाई, जोरहाट, कार्बी, आंगलोंग, नगांव और शिवसागर जिलों में 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर राज्य में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिला रहा, जहां करीब 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए। इसके साथ ही चराईदेव में 1.9 लाख और जोरहाट में 1.3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इससे पहले बृहस्पतिवार को 11 जिलों में 7.21 लाख से अधिक लोग प्रभावित थे। एएसडीएमए ने बताया कि प्रशासन 7 जिलों में 363 राहत शिविर और राहत सामग्री वितरण केंद्र चला रहा है, जहां 1,15,000 बेघर हुए लोगों को शरण दी गई है। और गुजरात में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार वर्षा होने के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के बाद अब उत्तर गुजरात में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके कारण अहमदाबाद, सूरत, नवसारी और वलसाड समेत कई जिलों में भारी जलभराव और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब तक 40,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 2,600 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अहमदाबाद के साबरमती क्षेत्र में जलभराव के बीच फंसे 11 लोगों को दमकल विभाग ने सुरक्षित निकाला। इस दौरान बारिश से जुड़ी घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज मध्य और उत्तर गुजरात के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इन जिलों में खेड़ा, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, महिसागर, अरवली और साबरकांठा और मेहसाणा शामिल हैं। अहमदाबाद, बोटाद, अमरेली, राजकोट, मोरबी, भरूच, वडोदरा, आनंद, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर आदि जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार से बारिश कम होने की संभावना है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित बारिश से प्रभावित जिलों के सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद शहर में लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बारिश से हुए जलभराव और लोगों को हो रही परेशानियों की जानकारी ली। उन्होंने बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था की समीक्षा की, लोगों से बातचीत की और अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अहमदाबाद में 400 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और जलभराव के कारण फंसे करीब 40 लोगों को बचाया गया। सूरत में लगातार हो रही भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। कई सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई घरों में भी पानी घुस गया। भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित नाडाबेट का रेगिस्तानी इलाका लगातार बारिश के बाद पानी से भर गया। सामान्यतः सूखा रहने वाला ये क्षेत्र विशाल जलभराव वाले इलाके में बदल गया, जिससे पूरे क्षेत्र का भूदृश्य बदल गया। सुरेंद्रनगर जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। लखतर तालुका के कई गांवों का संपर्क कट गया और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई जगहों पर रेल ट्रैक पर पानी आने के कारण रेल यातायात एहतियात के तौर पर रोक दिया गया है। रेलवे पुल पर पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के बाद ये फैसला लिया गया। इस वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि कुछ ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया। बाढ़ से प्रभावित जिलों में व्यापक स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें तैनात हैं। पिछले 24 घंटों में हजारों फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ओडिशा से हवाई मार्ग से लाए गए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कर्मियों के साथ साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, एसडीआरएफ, सेना और तटरक्षक बल की कुल 49 टीमों को विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है। तैनाती के लिए एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 32 टीमें उपलब्ध थीं तथा जरूरत के अनुसार उन्हें अलग अलग स्थानों पर भेजा जा रहा है।
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बीच भारतीय तटरक्षक बल ने दमन, दादरा एवं नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात में राहत अभियान तेज कर दिया है। 22 जुलाई की मध्यरात्रि से अब तक 11 बचाव अभियानों में 170 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हेलीकॉप्टरों और विशेष राहत टीमों की मदद से HADR और SAR अभियान लगातार जारी है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का खाता खुल गया है। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में भारत को पहला पदक दिलाया। पुरुष हैवीवेट प्रतियोगिता में झंडू कुमार ने अपने पहले प्रयास में 181 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया। इसके बाद दूसरे प्रयास में 190 किलोग्राम वजन उठाकर अपने प्रदर्शन में और सुधार किया। उनके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के आधार पर उन्हें 130.9 अंक मिले और वे शीर्ष स्थान पर बने रहे और एक समय स्वर्ण पदक जीतने के करीब थे। लेकिन नाइजीरिया के रिलुवान इदरीस और इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए उन्हें तीसरे स्थान पर ला दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम आज जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरी T20 में सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आयरलैंड और इंग्लैंड से हारने के बाद 3 बार के T20 विश्व कप विजेता भारत ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की 19 गेंदों में खेली गई 50 रन की पारी और मयंक यादव की तूफानी गेंदबाजी ने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।